लेकिन एक चीज है कि 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद में 67 तक ये वन नेशन वन इलेक्शन चलता रहा जी। लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिसी ऐसी हुई, मतलब पॉलिसी सिचुएशंस हुई, बीच बीच में हंग असेंबली हो गई। जनगणना होना है, परिसीमन होना है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो इम्प्लीमेंट होना है। बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट को गिरा दे, डिसॉल्व हुई विधानसभा जी, ठीक है। अब सब कुछ करके इतना तामझाम करके हजारों ईवीएम लाके कर लिया, क्या ऐसा भविष्य में होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन फिर से फेल होगा? तो उस केस में जो बचा हुआ समय होगा उतने ही समय के लिए सरकार बनेगी, तो एक डेटरेंस भी हो जाएगा कि सरकार गिराओगे अगर तो दोबारा जाओ चुनने के लिए, लेकिन आओगे चुन के और संशोधन होगा तो सरकार संशोधन कर सकती है और कुछ विधानसभा से मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। एक लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। पूरा देश बदल जाएगा अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लग गया तो। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और आज जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात पूरे देश में चल रही है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स और हमारे लोगों के, हम अपने लोगों के लिए वो कैसा इम्पैक्ट करेगा, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह है। नमस्कार सर, आपका नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार मैडम जी। सर, ये जो कहा गया था कि मोदी जी कुछ अपने बड़े कड़े फैसले लेंगे, ये वन नेशन वन इलेक्शन वही है, देश को इससे कैसे फायदा होगा भी कि नहीं होगा? देखिए, सुनने में तो बहुत फैंसी सा साउंड करेगा। आम से आम व्यक्ति, जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, उसको भी ये विषय समझ में आए, यह बहुत जरूरी है। सरकार यह चाहती है कि चुनाव जो है एक बार समाप्त हो जाए और 5 साल सभी राज्य सभी लोग काम करें, 5 साल तक फिर चुनाव ना हो। ऐसा ना हो कि हर 4 महीने 6 महीने के बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं, वहां कैंपेनिंग हो रही है और उसकी वजह से डिसीजंस रुके हुए हैं या डिसीजंस लोक लुभावन लिए जा रहे हैं। इसको बदलने के लिए ये गवर्नमेंट, जो एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट जो है वो रामनाथ कोविंद जी हैं। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें 8 लोग मेंबर थे, जिसमें बड़े हाई प्रोफाइल एडवोकेट और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे और उन सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। 18,000 से ज्यादा पन्नों में ये सुझाव है जो कैबिनेट के पास गया है और कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब ये संसद में यह बिल के रूप में लाया जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन देश में हकीकत बन सकता है। तो ये तो पेश होगा तब होगा, लेकिन इसको करने के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। क्या क्या चुनौती हो सकती हैं कानूनी तौर पर और इसको एग्जीक्यूशन के तौर पर? जो इतने बड़े नेशन में शिफ्टों में चुनाव होता था, वो एक साथ होगा, तो इसकी देखिए, जब 1999 में सबसे पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक कॉन्सेप्ट आया था, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस समय से इसको लेकर के चर्चा चल रही। सभी लोग कह रहे थे कि कैसे मुमकिन है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो अविश्वास प्रस्ताव अगर विधानसभा या लोकसभा में आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, अगर मेजॉरिटी नहीं आती है और सरकार नहीं बन पाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो सरकार, अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ये प्लान है कि हर 5 साल के बाद से लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए जाएंगे और उसके 100 दिन के अंदर जो निकाय चुनाव है उसको करा लिए जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया या कहीं पे हंग असेंबली हो गया और सरकार नहीं बन पाई या मिड टर्म में जाकर के सरकार गिर जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर इलेक्शन होगा, लेकिन वो उतने ही टाइम पीरियड के लिए होगा, वो टेन्योर। जैसे 5 साल में 2.5 साल बाद अगर सरकार गिरती है या किसी वजह से डिसॉल्व करना पड़ जाता है असेंबली को, तो जो चुनाव होगा उस चुनाव के बाद से जो सरकार बनेगी वो केवल बाकी बचे हुए समय के लिए बनेगी, है ना। तो इससे ये हो गया कि सबसे पहले कि जल्दी कोई सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद से उनको भी बहुत सारे रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे। चुन करके आएंगे तो वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे, थोड़े समय के लिए होंगे, तो जनता के ऊपर इसका बोझ कम होगा और सही में देश के विकास के लिए काम होने की संभावना
ज्यादा दिखती है इसमें। लेकिन जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, फिर इसका विरोध क्यों है? ओवैसी जी हैं या फिर कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सबने कहा है। इसका ज्यादातर लेवल पे जो लोग विरोध कर रहे हैं वो खासतौर से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो खासतौर से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो ज्यादा विरोध कर रही है। उसका कारण मैं बताता हूं। उसमें क्या होगा कि अब पूरे देश में एक साथ चुनाव हो रहा है। अब रीजनल पार्टी जो किसी स्टेट तक सीमित है, तो वो लोकसभा के लिए फाइट करे या विधानसभा के लिए करे, केवल अपने स्टेट में फाइट करे या सभी जगह फाइट करे, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। वो ये सोचेंगे कि भाई पहले तो जहां पे मेरी पकड़ है वहीं पे मैं करूं। आइडियली होना भी यही चाहिए कि आप पूरे देश में घूम घूम के आप चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन जमानत जब्त हो रहा है, इससे कोई लाभ नहीं है। तो होना भी यही चाहिए कि आप अपने रिसोर्सेस के हिसाब से आप जहां की पॉलिटिकल पार्टी हो आप वहां पे अच्छा करो। तो उनको ये डर है कि एक साथ चूंकि चुनाव होगा तो हम सभी जगह नहीं जा पाएंगे और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, इस वजह से। पर उनका ऐसा कहना है कि पॉलिटिकल जो रीजनल मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, नेशनल मुद्दे अलग होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो इस वजह से रीजनल पार्टीज खत्म होंगी, ऐसा होने वाला है? नहीं, रीजनल मुद्दे ये तो अच्छी बात है कि उसी समय देश की जनता तय कर लेगी कि रीजनल मुद्दों पे किसको चुनना चाहिए और नेशनल मुद्दों पे किसको चुनना चाहिए। तो मतलब वो फिजूल की बात है कि इस तरीके से खत्म हो, क्योंकि जनता तो जा रही है तो उसको 2 बार वोट डालना है ना। एक बार विधानसभा के लिए डालना है, एक बार लोकसभा के लिए डालना है। वो सांसद किसी और को चुन रहा है, विधायक किसी और को चुन रहा है। तो उसको उसके दिमाग में है ऑलरेडी कि विधायक चुनने के बाद से हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा और वो हमारे कौन से मुद्दे को सुलझाएगा, और हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन सा होगा, वो हमारे कौन से मुद्दे को सुलझाएंगे। अच्छा बताया आपने। लेकिन एक चीज है कि 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद में 67 तक ये वन नेशन वन इलेक्शन चलता रहा जी। लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिसी ऐसी हुई, मतलब पॉलिसी सिचुएशंस हुई, बीच बीच में हंग असेंबली हो गई। सबसे पहले यूपी से बगावत हुई, चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसा कर दिया जी। उसके बाद डिसॉल्व हुई विधानसभा जी। ठीक है, अब सब कुछ करके इतना तामझाम करके हजारों ईवीएम लाके कर लिया, क्या ऐसा भविष्य में होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन फिर से फेल होगा? मैंने इसका जवाब दिया था ना आपको कि अगर बीच में अगर हंग असेंबली हो जाता है, बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट को गिरा दे या सपोर्ट को विड्रॉ कर ले और गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, गिर जाए अगर, तो उस केस में जो बचा हुआ समय होगा उतने ही समय के लिए सरकार बनेगी। मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, ठीक है, अब मेरी सरकार है यूपी में, फर्ज कीजिए अब मेरी सरकार यूपी में है और लोकसभा का भी इलेक्शन हो गया है, मेरी सरकार बन गई, मेरी सरकार किसी के सपोर्ट से बनी है। अब 2 साल होने के बाद से उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, मुझे किसी और ने सपोर्ट नहीं किया, सरकार मेरी गिर गई। तो अगर मेरी सरकार गिर गई तो बचे हुए 3 साल के लिए फिर मेरे को माने चुनाव में जाएंगे और 3 ही साल के लिए टेन्योर होगी उस विधानसभा की। तो एट द एंड जो होगा वो 5 ही साल पे तो सबका चुनाव होना ही होना है। तो एक डेटरेंस भी हो जाएगा कि सरकार गिराओगे अगर तो दोबारा जाओ चुनने के लिए, लेकिन आओगे चुन के तो 3 ही साल के लिए आओगे, 2 ही साल के लिए आओगे। तो मतलब ये 5 साल वाला मेंटेन हो सकेगा। इसमें जो मुश्किल है जिसके लिए जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि चूंकि संविधान के कई अनुच्छेद आर्टिकल्स में जो है संशोधन होंगे, जिसमें आर्टिकल 83, 85, 172 है, 174 है, 356 है, तो इन सब में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन होगा तो सरकार संशोधन कर सकती है और कुछ विधानसभा से मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। तो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट बहुत ऐसे पोजीशन में कि वो इस काम को कर सकती है। मैक्सिमम राज्यों में तो इनकी सरकारें हैं। हाँ जी, वो कर सकती है, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो पॉलिसी पैरालाइसिस का एक पीरियड होता था और विकास की नीतियां जो ठप पड़ जाती थी, उससे हमें निजात मिलेगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए तो। एक लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। तो सबसे मजेदार बात जो है वो ये है कि 2029 के इलेक्शन को आप ध्यान में रखिए, पूरा देश बदल जाएगा अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लग गया तो। जनगणना होना है, परिसीमन होना है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो इम्प्लीमेंट होना है, यानी कि जहां पे अभी जो सीट है उसमें तकरीबन 300 के आसपास बढ़ जाए तो 850 सांसद चुने जाएंगे, 550 के लगभग 550 की जगह 850 सांसद चुने जाएंगे। तो 2029 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होगा
जहां पे जब चुन के आएंगे तो सब कुछ बदला हुआ होगा, तो ऐतिहासिक बदलाव होगा देश में। और उसके बाद से जो चीजें होंगी, जो डेवलपमेंट का सपना देख रहे हैं कि 2047 में जो है देश विकसित हो, तो उसके डायरेक्शन में एक बहुत स्ट्रांग मूव होगा ये। तो विकसित भारत की तरफ एक बड़ा कदम होगा सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ। आपने इस सब पे इतनी क्लियरेंस से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।